आज हम व्यवसाय अध्ययन में पाठ 2 व्यावसायिक संगठन के स्वरूप के अंतर्गत पार्षद अंतर नियम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं पार्षद अंतर नियम से क्या आशय है। पार्षद अंतर नियम से आशय कंपनी के उस प्रलेख से है जिसमें पार्षद सीमा नियम में वर्णित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आंतरिक प्रबंध के नियमों का उल्लेख किया जाता है। अतः कंपनी का पार्षद सीमा नियम कंपनी के कार्यक्रम एवं उद्देश्यों को निर्धारित करता है, परंतु उन उद्देश्यों की पूर्ति किन नियमों के अनुसार की जाए इसका वर्णन पार्षद अंतर नियम के द्वारा किया जाता है। पार्षद अंतर नियम कंपनी का दूसरा प्रमुख प्रलेख होता है। इसके बाद हम देखेंगे पार्षद अंतर नियम की विशेषताएं। पहला, पार्षद अंतर नियम कंपनी की आंतरिक व्यवस्था की जानकारी देती है। दूसरा, यह कंपनी का दूसरा महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। तीसरा, यह कंपनी एवं सीमा नियम के अधीन होता है। चौथा, यह कंपनी एवं उसके सदस्यों के मध्य कड़ी का काम करता है। पांचवा, प्रत्येक निजी कंपनी के लिए बनाना आवश्यक है। छठवां, यह सार्वजनिक प्रलेख जिसे कोई भी देख सकता है। नंबर 7, यह एक परिवर्तनशील प्रलेख है। नंबर 8, यह मुद्रित या छपाई, हस्ताक्षरित, वांछित स्टाम्प एवं अनुच्छेदों में बटा हुआ प्रपत्र है। नंबर 9, इसमें कंपनी के अधिकार, कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों की व्यवस्था रहती है। नंबर 10, कंपनी अधिनियम की तालिका आ या टेबल ए के अनुरूप होती है। ये थी विशेषताएं कम पार्षद अंतर नियम की। इसके बाद हम देखेंगे पार्षद अंतर नियम की विषय सामग्री। पार्षद अंतर नियम की विषय सामग्री में वे सभी बातें होती है जो तालिका ए में होती है, अतः इन दोनों की विषय वस्तु में बहुत अधिक भिन्नता नहीं है। पार्षद अंतर नियम में निम्न बातों का उल्लेख रहता है। नंबर पहला, तालिका अ या टेबल ए के नियम किस सीमा तक लागू होंगे। नंबर दूसरा, कुल अंश पूंजी व उसका विभाजन अंशों के प्रकार। तीसरा, अंशों के आवंटन की विधि। चौथा, अंशों पर याचना संबंधी नियम। पांचवा, अंशों के हरण व पुनर्निर्गमन की विधि। नंबर 6, अंशों के हस्तांतरण व हस्तांकन की विधि। नंबर 7, अंश प्रमाण पत्र निर्गमन की विधि। नंबर 8, अंश पूंजी में कमी व वृद्धि की विधि। नंबर 9, ऋण लेने के अधिकार व विधि। नंबर 10, प्रारंभिक संविदाओं की पुष्टि करने की विधि। नंबर 11, संचय एवं कोषों के निर्माण संबंधी नियम। लाभों का वितरण व पूंजीकरण। अंकेक्षक की नियुक्ति एवं उसका पारिश्रमिक। प्रबंध निदेशक, प्रबंधक आदि के अधिकार संबंधी विवरण। निदेशकों की नियुक्ति, योग्यता, पारिश्रमिक, अधिकार एवं कर्तव्य संबंधी नियम। सचिव के संबंध में जानकारी। सार्वमुद्रा के प्रयोग संबंधी नियम। लेखा पुस्तकों के रखरखाव का ढंग। सभा की कार्रवाई व सूचना संबंधी नियम। प्रस्ताव संबंधी नियम। सदस्यों के अधिकारों का वर्णन। कंपनी के समापन संबंधी बातें। सभा के मतदान की विधि। पंच निर्णय संबंधी नियम और कार्यालय के संगठन एवं विस्तार संबंधी नियम। तो ये सब बातें लिखी हुई रहती है पार्षद अंतर नियम की विषय सामग्री के अंतर्गत। उपरोक्त विषय वस्तु अंतर नियम के साथ साथ तालिका अ की भी हो सकती है, क्योंकि जो कंपनी अंतर नियम तैयार नहीं करती उस कंपनी के लिए तालिका अ या टेबल ए प्रभावशील मानी जाती है। टेबल ए में कंपनी के आंतरिक प्रबंधन हेतु 99 मार्गदर्शक नियमों व उप नियमों की सूची दी गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारणी अ या टेबल अ क्या है। कंपनी अधिनियम 1956 की प्रथम अनुसूची में कंपनी के प्रबंध एवं आंतरिक व्यवस्था हेतु दिए 11 आदर्श के अंतर नियमों की एक सूची है, जिसे सारणी अ या टेबल ए के नाम से पुकारा जाता है। जब कोई कंपनी
अपने अंतर नियमों को नहीं बनाती है तो वह उस सारणी के संपूर्ण नियमों या कुछ को अपनी सुविधानुसार अपना सकता है। जिस विषय पर कोई अंतर नियम नहीं बनाया गया है उस विषय पर सारणी अ में वर्णित नियम लागू हो जाते हैं। तो ये थे सारणी अ क्या है। उसके बाद हम देखेंगे पार्षद अंतर नियम में परिवर्तन करने की विधि। पार्षद अंतर नियम कंपनी की सहायक व आंतरिक प्रलेख है। इसमें परिवर्तन करना उतना कठिन नहीं है जितना पार्षद सीमा नियम में होता है। आवश्यकता व परिस्थितियों के अनुसार इसमें समय समय पर विशेष प्रस्ताव द्वारा परिवर्तन किए जा सकते हैं। इसकी विधि निम्नानुसार है। पहला, परिवर्तन हेतु विशेष प्रस्ताव पास करना। दूसरा, परिवर्तन कंपनी अधिनियम की शर्तों के अनुकूल होना। तीसरा, परिवर्तन सीमा नियम की शर्तों के बाहर नहीं होना चाहिए। नंबर 4, विशेष परिस्थितियों में केंद्रीय सरकार की अनुमति लेना। नंबर 5, परिवर्तन करने से पूर्व न्यायिक उपबंधों की समीक्षा करना। और नंबर 6, परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार को देना। इसके बाद हम देखेंगे पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम में अंतर। पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम में निम्न अंतर है। पहला, प्रलेख। पार्षद सीमा नियम यह कंपनी का प्रमुख प्रलेख होता है। पार्षद अंतर नियम यह कंपनी का सहायक प्रलेख होता है। दूसरा, अनिवार्यता। इसको बनाना प्रत्येक कंपनी के लिए अनिवार्य है, जबकि पार्षद अंतर नियम को बनाना अंशों द्वारा सीमित कंपनी के लिए अनिवार्य नहीं है। तीसरा, विषय सामग्री। इसमें कंपनी के उद्देश्य, अधिकारों एवं सीमाओं का उल्लेख रहता है पार्षद सीमा नियम में। और पार्षद अंतर नियम में इसमें सीमा नियम के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए नियम व उपनियम होते हैं। चौथा, विकल्प। पार्षद सीमा नियम इसका कोई विकल्प नहीं है। पार्षद अंतर नियम इसका विकल्प तालिका अ है। नंबर 5, नियमन। पार्षद सीमा नियम इसका नियमन कंपनी अधिनियम द्वारा होता है। पार्षद अंतर नियम इसका नियमन पार्षद सीमा नियम द्वारा होता है। छठवां, परिवर्तन। पार्षद सीमा नियम विशेष परिस्थिति में अति आवश्यक होने पर केंद्र सरकार की अनुमति से परिवर्तन हो सकता है। पार्षद अंतर नियम इसमें परिवर्तन सामान्यतः उतना कठिन नहीं होता। नंबर 7, संबंध। पार्षद सीमा नियम यह जनता, लेनदार, क्रेता व विक्रेता से कंपनी का संबंध स्पष्ट करता है। पार्षद अंतर नियम यह कंपनी के संचालक, सचिव, अंकेक्षक आदि के मध्य संबंध को स्पष्ट करता है। नंबर 8, नियंत्रण। पार्षद सीमा नियम कंपनी की बाह्य क्रियाओं व सीमाओं को नियंत्रित करता है। पार्षद अंतर नियम यह कंपनी की आंतरिक क्रियाओं व संचालन को नियंत्रित करता है। नंबर 9, निदेशकों की कार्यसीमा। पार्षद सीमा नियम कोई भी निदेशक इसकी सीमाओं के बाहर कार्य नहीं कर सकता। पार्षद अंतर नियम इसमें निदेशक इसके बाहर विशेष परिस्थितियों में कार्य कर सकते हैं। नंबर 10, स्पष्टीकरण। पार्षद सीमा नियम यह अंतर नियम का स्पष्टीकरण नहीं करता। पार्षद अंतर नियम यह पार्षद सीमा नियम का स्पष्टीकरण करता है। तो ये दोनों में अंतर थे पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम में। इसका हम देखेंगे प्रविवरण। सबसे पहले देखें प्रविवरण से क्या आशय है। तो प्रविवरण का आशय भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 256 के अनुसार प्रविवरण का आशय किसी प्रलेख से है जो कि प्रविवरण के रूप में वर्णित या निर्गमित किया गया है तथा इसमें ऐसी सूचना, व्यापारिक विज्ञापन, परिपत्र या अन्य कोई प्रलेख सम्मिलित है जिसके माध्यम से जनता को कंपनी के अंश या ऋण पत्र क्रय करने के लिए आमंत्रित किया गया हो, उसे हम कहते हैं प्रविवरण। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं प्रविवरण का अर्थ अंशों या ऋण पत्रों के निर्गमन हेतु आमंत्रण पत्र के साथ कंपनी की संक्षिप्त जानकारी का मिला जुला रूप प्रविवरण कहलाता है। यह एक
वैधानिक शब्द है जिसका प्रयोग कंपनी अधिनियम में किया गया है। अब इसका देखते हैं प्रविवरण के लक्षण या विशेषताएं। पहला है यह एक प्रलेख है। दूसरा, यह लिखित होता है तथा इसके विभिन्न रूप होते हैं। तीसरा, यह जनता के लिए एक प्रस्ताव होता है। चौथा, निर्गमन अनिवार्य होते भी विशिष्ट दशाओं में छूट का प्रावधान है। इसका हम देखते हैं प्रविवरण की आवश्यकता। प्रत्येक पब्लिक कंपनी के लिए विवरण पत्रिका तैयार करना एवं प्रकाशन करना अनिवार्य है। यदि कोई पब्लिक कंपनी प्रविवरण प्रकाशित नहीं करती है तब उसे स्थानापन्न विवरण तैयार करना पड़ेगा और पंजीयक के पास संदर्भ हेतु रिकॉर्ड के लिए भेजना पड़ेगा। इसका हम देखते हैं प्रविवरण के उद्देश्य। प्रविवरण के उद्देश्य पहला है अंशों एवं ऋण पत्रों को क्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित करना। दूसरा, अंशों एवं ऋण पत्रों को क्रय करने की शर्तों को आम जनता से अवगत कराना। तीसरा, कंपनी के उत्तरदायित्वों को निदेशक बोर्ड स्वीकार करते हैं इस घोषणा से आम जनता को अवगत कराना। ये इसका उद्देश्य होता है प्रविवरण का। इसके बाद हम देखते हैं स्थानापन्न प्रविवरण। स्थानापन्न प्रविवरण का आशय। स्थानापन्न प्रविवरण एक ऐसा प्रलेख होता है जिसे प्रविवरण के अभाव में बनाया जाता है। यदि एक अंश पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनी ने अपनी स्थापना पर कोई प्रविवरण निर्गमित नहीं किया है तो वह अपने अंश पत्र एवं ऋण पत्र तब तक आवंटित नहीं कर सकती जब तक कि प्रथम आवंटन से 3 दिन पहले रजिस्ट्रार के पास प्रविवरण का स्थानापन्न प्रविवरण न भेज दिया जाए। इसकी विषय सामग्री लगभग प्रविवरण के समान ही होती है। इसके बाद हम देखेंगे स्थानापन्न प्रविवरण निर्गमन की दशाएं। पहला, यदि प्रविवरण निर्गमन न किया जाए तब स्थानापन्न प्रविवरण निर्गमन करना आवश्यक है। दूसरा, कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में परिवर्तित हो जाए तब ऐसी कंपनी प्रायः स्थानापन्न प्रविवरण निर्गमित करती है। तीसरा, कंपनी के निर्माण के समय जनता से अंश पूंजी प्राप्ति की आशा न हो या कंपनी के निर्माण के समय जनता को अपनी प्रतिभूतियां देना न चाहे। नंबर चौथा, कंपनी के निर्माण के समय पर्याप्त पूंजी प्राप्त हो गई हो तभी प्रायः स्थानापन्न प्रविवरण निर्गमित किया जाता है। तो ये थे स्थानापन्न प्रविवरण निर्गमन करने की दशाएं। ये चारों दशाओं में कोई भी दशा अगर लागू हो तो वहाँ पर स्थानापन्न प्रविवरण निर्गमित या निर्गमन किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे प्रविवरण का निर्गमन कौन करता है। पहला, कंपनी द्वारा। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जिसे कंपनी के निर्माण में रुचि है। तीसरा, ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिन्हें कंपनी ने अंशों या ऋण पत्रों का निर्गमन किया हो। प्रविवरण कंपनी द्वारा प्रकाशित एक लघु पुस्तिका है जिसके निर्माण में विशेष सावधानी एवं सतर्कता बरती जाती है। यह एक वैधानिक अनिवार्यता भी है। इसे आकर्षक एवं उपयुक्त आकार में प्रकाशित किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे स्थानापन्न प्रविवरण की विषय सामग्री। स्थानापन्न प्रविवरण में निम्नलिखित बातों का समावेश होना चाहिए। पहला, प्रारंभिक वयों के संबंध में जानकारी। दूसरा, अंश पूंजी के संबंध में जानकारी। तीसरा, निदेशकों एवं प्रबंध निदेशकों के संबंध में जानकारी। चौथा, अभिगोपन के संबंध में जानकारी। पाँचवा, अंकेक्षकों के नाम एवं पता संबंधी जानकारी। छठवां, कंपनी द्वारा क्रय की गई संपत्तियों की जानकारी। सातवां, महत्वपूर्ण सुविधाओं की तिथि एवं विवरण। नंबर 8, यदि कोई व्यापार क्रय करना है तब उसकी विस्तृत जानकारी। नंबर 9, उन अंशों की संख्या जिन्हें लोगों ने कमीशन पर बिक्री करने के लिए करार किया है आदि अनेक जानकारियाँ स्थानापन्न प्रविवरण में दी जाती है। तो ये मुख्य जानकारी जो है स्थानापन्न प्रविवरण में दी जाती है।